चलिए साहब, तो हम बात कर रहे थे विसर्ग संधि की। अभी तक हमने बात की है विसर्ग संधि के पहले जो 3 नियम आए, प्लस के पहले विसर्ग हो, उसके बाद में च छ या स हो, नेक्स्ट ट ठ या स हो, त थ या स हो। स कौन से साथ में होगा? जिसका उच्चारण स्थान सेम होगा, तो विसर्ग के स्थान में बनेगा भी क्या? वही स जो साथ में है, वही अपने हलंत रूप में विसर्ग के स्थान में बन जाएगा। ये बात की थी। उसके बाद 2 नियम आए थे क ख और प फ वाले। कॉमन चीज़ क्या थी? प्लस के पहले विसर्ग, उसके बाद में क ख या प फ था। तो जब संधि हुई थी तो यदि प्लस के पहले विसर्ग है, उसके पहले अ है और विसर्ग के बाद में क ख या प फ आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, केवल बीच में से प्लस हटेगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे शब्द किया था हमने मना प्लस कामना, याद है आपको शब्द? उसी प्रकार से फिर बात की अपन ने कि यदि प्लस के पहले विसर्ग हो, उसके पहले अ आ के अलावा कोई भी स्वर हो और प्लस के बाद में क ख या प फ हो, तो विसर्ग के स्थान पर आधा स हो गया था। कौन सा स? मूर्धन्य स, मतलब षटकोण वाला स, षष्ठ वाला स। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे। फिर देखिए आप, 2 नियम होते हैं, इनकी बात करते हैं हम। अब विसर्ग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 2 ये 2, इसके बाद 4 नियम बचे हैं। फिर हम करेंगे शब्द इसके कि सब प्लस के पहले विसर्ग हो, ठीक है, और विसर्ग से पहले अ हो और प्लस के बाद में अ के अतिरिक्त कोई स्वर हो। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, प्लस के पहले तो क्या होगा? विसर्ग, उसके पहले क्या आएगा? अ, और प्लस के बाद में क के अतिरिक्त कोई भी स्वर, मतलब आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ, कोई भी हो सकता है। तो संधि होगी तो यहां विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या हटेगा? बीच में से विसर्ग हटेगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। यहाँ से सब शुद्धि का सवाल आता है और संधि का तो आता ही आता है। कैसे? एक शब्द आपने बहुत अधिक सुना होगा, देखो आप, उसी की बात करते हैं। शब्द है अतः प्लस एव। प्लस के पहले क्या आ रहा है? विसर्ग। उसके पहले किसकी मात्रा आ रही है? अ की मात्रा। प्लस के बाद में क्या आ रहा है? ए। तो क्या परिवर्तन होगा? अतएव कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखोगे? अतएव। ध्यान रखना, अ और आई मिलकर ए मिलकर आई नहीं कर देना है। संधि क्या है? केवल विसर्ग का लोप होगा, बस। विसर्ग हटने के अलावा कोई परिवर्तन नहीं होगा, अतएव ऐसा लिखा जाता है। इसी के कारण यह शब्द दिया जाता है कई बार, यशः प्लस इच्छा। क्या करोगे आप? यश इच्छा या यश इच्छा? बोलिए साहब, क्या होगा? यश इच्छा। केवल विसर्ग का लोप होगा। ये सब शुद्धि में ध्यान रखना इन शब्दों का और इस नियम का। नियम याद होने चाहिए आपको ये। वहीं प्लस के पहले विसर्ग है, उसके पहले छोटी ई या छोटा ऊ है, प्लस के बाद में र आ रहा है, ये भी सेम ऐसा ही वापस सब शुद्धि में आता है। तो जब संधि होगी तो विसर्ग तो हटेगा, लेकिन छोटी ई की मात्रा क्या बन जाएगी? बड़ी ई, और छोटे ओ की मात्रा बड़ा ऊ बन जाएगा। जैसे शब्द लिखा मैंने नीह प्लस रोग, क्या बन जाएगा? नीरोग। मैंने शब्द लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है सब शुद्धि के अकॉर्डिंग, चक्षु प्लस रोग, क्या बन जाएगा? चक्षु रोग। बिल्कुल, मात्रा कैसी हो जाएगी? बड़ी मात्रा हो जाएगी। बड़ी मात्रा क्यों हो जाएगी? क्योंकि संधि हो रही, छोटे हो के स्थान पे क्या बन रहा है? बड़ा हो बन रहा है। ध्यान रखना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि और हमें कुछ याद हो नहीं हो, आंख के पर्यायवाची जरूर याद होते हैं। हमें पता है चक्षु ऐसा लिखा जाता है, पता है हमें चक्षु ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल सही ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन जब रोग साथ में जुड़ेगा तो मात्रा कैसी हो जाएगी? यहाँ पर बड़ी मात्रा होगी। चक्षु रोग, ये सही होगा। चक्षु रोग यदि ऐसा लिखा है तो वो शब्द क्या होगा? अशुद्ध होगा। और अगर इस शब्द का प्रयोग वाक्य में हो रहा है तो पूरा वाक्य कैसा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। क्लियर है? तो वापस देखिए, 2 नियम की बात की हमने। पहला नियम क्या कह रहा है? कैसा? प्लस के पहले विसर्ग है, उसके पहले अ आ रहा है, प्लस के बाद में अ के अलावा कोई भी स्वर आ रहा है, तो संधि होगी तो क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग बीच में से हट जाएगा। शब्द है अतः प्लस एव, क्या बना?
अतएव। उसी प्रकार यदि प्लस के पहले विसर्ग है, उसके पहले छोटी या छोटा ऊ है, प्लस के बाद में क्या आ रहा है, र आ रहा है, तो छोटी के स्थान पे क्या बन जाएगा, बड़ी, और छोटे के स्थान पर बड़ा ऊ बन जाएगा। जैसे शब्द था नी प्लस रोग निरोग, चक्षु प्लस रोग चक्षु रोग। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे। अब जो है अपने वो है विसर्ग संधि के अंतिम दो नियम। अब देखिए यहाँ दिक्कत क्या आती है। पहली बात तो यहाँ दिक्कत ये आती है कि जब इनको पढ़ते हैं तब लगता है यार इतने बड़े नियम थोड़ी याद होंगे यार। प्लस के पहले तो क्या आ रहा है, क्रॉस बना दिया प्लस के स्थान पर, तो विसर्ग। अब किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह, इनको सघोष ध्वनि भी कहते हैं। वो अपने काम की चीज नहीं, छोड़ो, आप ऐसे याद रखना अपने को। किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या य, र, ल, व और होता क्या है, जब ये किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा का मतलब क्या हुआ, बताओ। क वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कौन सा होगा, ग, घ, अंग, ज, ज, य, ड, ढ, ण। समझे आप? किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण। 5 वर्ग होते हैं, 15 ये हो गए, 5 ही हो गए। तो आप देखो जब किताब में लिखा होता है तो ये सारे पूरे लिखे होते हैं, तो ये नियम 1, 2, 3 पंक्ति में हो जाता है। तब लगता है इतना बड़ा नियम याद थोड़ी होगा। लेकिन आप देखो ये दो बातें तो कॉमन आ रही है इनमें भाई, ये और ये तो क्या हो गया, दोनों में कॉमन आ रहा है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या ये नहीं है, ये दोनों में आएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि प्लस के पहले क्या आएगा इधर, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब आपको केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी है, यहाँ क्या आएगा और यहाँ कुछ अलग क्या आएगा। वो चीज कैसे कि यदि प्लस के पहले विसर्ग है, उसके पहले क्या आ रहा है, अ, प्लस के बाद में क्या आ रहा है, अ, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या यर, ल, व, ह होगा, तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। (2010) RS मेंस का प्रश्न, सरह प्लस ज, प्लस के पहले क्या आ रहा है, विसर्ग, उसके पहले क्या आ रहा है, अ, र में किसकी मात्रा है, बाद में क्या आ रहा है, ज, च, छ और ज, कौन सा वर्ण हुआ, तीसरा वर्ण। तो शब्द क्या बना, सरोज। उस समय पूछा था सरोज शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, बड़े अजीब अजीब करके आए सब लोग। क्या होगा, सरह प्लस ज। अब इसमें एक स्पेशल बात क्या है, वो ये है, मैंने शब्द लिखा मनः प्लस अनुकूल, प्लस के पहले क्या आ रहा है, विसर्ग, उसके पहले किसकी मात्रा आ रही है, अ की मात्रा, प्लस के बाद में क्या आ रहा है, अ, तो विसर्ग के स्थान पे क्या बनेगा, ओ। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा ये बताइए आप। तो ध्यान रखना, स्वर के बाद में स्वर वापस तो आएगा नहीं, तो ऐसा तो नहीं लिखा जाएगा। अब इसको जब हिंदी में लिखते हैं तब क्या करते हैं, इस अवग्रह को हटाकर ऐसे लिखा जाता है। तो सही ये भी है और सही ये भी है। संस्कृत में इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको अवग्रह बोलते हैं। जो एस के आकृति में होता है ना, इसको बोलते हैं अवग्रह। अ का साउंड आता है इसके अंदर। जब हिंदी में लिखते हैं तो इसको हटाकर भी लिख सकते हो। तो ये भी सही है और ये भी सही है, और हमें कोशिश करनी इसको इस प्रकार से लिखने की जब पूछा जाए। सही मनोनुकूल हो चाहे कोई और शब्द हो, देंगे हम देंगे आपको करने के लिए भी कुछ खूब सारे शब्द इसमें से ऐसे, ठीक है। जैसे यश प्लस अभिलाषा हो गया, यशोभिलाषा, इस प्रकार के सब, ठीक है। तो वही प्लस के पहले विसर्ग है, उसके पहले अ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, और प्लस के बाद में कोई भी स्वर हो,
या 3 4 5 यर लव, देखो ये तो कॉमन है दोनों में ही, नहीं है कॉमन। आपको तो केवल इस बात का ध्यान रखना है बस। तो जब ये कंडीशन अप्लाई होगी तो विसर्ग के स्थान पर आधा र बन जाएगा। जैसे मैंने शब्द लिखा एक, निह प्लस जन, क्या बनेगा? निर्जन। र कहाँ जाएगा? आगे आने वाले वर्ण के ऊपर, रेफ के रूप में। किसी भी शब्द के बीच में आधा र होता है वो आगे आने वाले वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में जाएगा। अगर आपने निर्जन इस प्रकार से लिखा तो वो ध्यान रखना आपके गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि रेफ का प्रयोग इसलिए किया जाता है। तो जिन शब्दों को व्याकरण में दिया गया है, जिन शब्दों को वर्णमाला में दिया गया है, जिन चिन्हों को दिया गया है, उन चिन्हों का प्रयोग ही संगत होगा, उसी प्रकार से किया जाएगा उसको। जैसे मान लो देखो एक शब्द है ये त्यक्त, ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दिया मैंने, या आधा त, य आधा का और त, बात तो वही हुई ना, लेकिन ये क्या माने जाएंगे? गलत माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको आधा लिखने का तरीका ये होता है, संयुक्त लिखने का तरीका, इसी प्रकार से लिखे जाएंगे। ठीक है, तो यहां अपने विसर्ग संधि के नियम सारे पूरे होते हैं। एक शब्द और देखो आप, इसका इंपॉर्टेंट शब्द है, हालांकि करूंगा मैं आपको बाद में। आसी प्लस वाद, प्लस के पहले विसर्ग, उसके पहले बड़ी की मात्रा, बाद में क्या आ रहा है? वह आ रहा है, तो शब्द क्या बन रहा है? आशीर्वाद। ध्यान रखना आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, ये आशीर्वाद नहीं होता है। ठीक है, शब्द क्या होता है? आशीर्वाद। तो यहां अपने विसर्ग संधि की नियम सारे पूरे होते हैं। यहां तक पढ़ने हैं। अगली क्लास में विसर्ग संधि कुछ शब्दों को करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम संधि के कुछ अपवाद, उससे पहले हम उसके बाद हम पढ़ते स्टार्ट करेंगे, पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टफ टॉपिक है। और देखो, जो संधि के अपवाद और व्यंजन संधि के कुछ नियम और कुछ विसर्ग के अपवाद पीछे बच गए, उनको मैं एक अलग से स्लाइड में एक पेपर के ऊपर, या मैं ऐसे ही आपको पूरे शब्दों को समझाऊंगा। आपको करना है क्या है? उन शब्दों को इससे सेपरेट रखना है। क्या कारण है? हमने बीच में बात नहीं की, अक्षौहिणी की, प्रौढ़ की, खूब सारे शब्द आपने देखे होंगे बीच में, या व्यंजन के खूब सारे हो गए, सृष्टि, पुष्टि, उत्थान, प्रतिष्ठान, आते हैं खूब सारे शब्द। ठीक, इनकी बात बीच में क्यों नहीं की? अगर उनको बीच में लेते तो अभी तक जो हमने संधि पढ़ी है पूरी सिस्टमेटिक तरीके से, वो आपको याद नहीं होती। ये तो आपको पूरी तरह से याद, अक्षरशः याद होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। हाँ, ये नियम यहाँ आया था, इस प्रकार से बात की थी, पहले 2 नियम एक जैसे हैं, फिर 2 एक जैसे, फिर 5 नियम आए थे, फिर 2 आए थे। पूरा आपके दिमाग में स्लाइड रहनी चाहिए उसकी एकदम से। विसर्ग में बात की, इन नियमों की बात की, इनसे इतर बात करेंगे, वो अलग की बात करेंगे हम, एक अलग से, बिल्कुल चार्ट, एक स्लाइड बना के, चार्ट बना के अलग से, ये अलग वो अलग। अगर सेपरेट रखोगे तो याद आसानी से रहेगा, मिक्स किया तो फिर वो मिक्सर हो जाएगा पूरा उसके अंदर। इसका आप खास तौर से ध्यान रखना। इसके आगे हम बात अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।